अगला जो हमारा टॉपिक आज का वो है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। इसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इंडस वाटर ट्रीटी। IWT क्या कहते हैं इसको? IWT इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। और ये जो SI का एग्ज़ाम है उसका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से क्या क्या सवाल बनेंगे? देखो, हमारा इस समय जो काम है वो ये है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको समझ लें। करेक्ट? क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो उन्हीं में से कोई ना कोई सवाल फंस जाएगा एग्ज़ाम में और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ना कि इंडस वाटर ट्रीटी की डेप्थ में हमें डूबना है। अब क्या होता मुद्दा है, उस मुद्दे पर आप कितनी गंभीर बात कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला सवाल यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो किन किन देशों के बीच में हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। कोशिश ये करो कि हाथों हाथ याद भी हो जा। तो सिंधु जल समझौता किन किन देशों के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत चीन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब सवाल ये निकलता है कि जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो इस पर हस्ताक्षर करे गए थे। कौन सा भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हस्ताक्षर करे थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री उस समय नहीं आए थे, उसमें राष्ट्रपति थे। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो उस पर पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करे थे? अयूब खान। अयूब खान, ठीक है, अयूब खान। तो ये भी सवाल बनता है कि सिंधु जल समझौता जब हुआ था तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर करे हैं? तो वह है अयूब खान। क्लियर होगी बात? अब सवाल ये निकलता है कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सिंधु जल समझौता हुआ तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, इसका समय क्या था? तो सिंधु जल समझौते का जो समय था वो ज़रूर याद रखें, टाइम पूछा जाता विद डेट। विद डेट, तारीख सहित। संतो पूछते हैं, तारीख सहित पूछते हैं। तो ये हुआ था भैया 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था। तो सिंधु जल समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान। अच्छा, सिंधु जल समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने हस्ताक्षर करे थे जवाहरलाल नेहरू, और सिंधु जल समझौते के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। और सिंधु जल समझौता जब हुआ था तो उसका समय क्या था?
19 सितंबर 1960। अगला सवाल इम्पोर्टेंट बनेगा कि जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो ये समझौता कराया गया था, इस समझौते को कराया गया था। एक बात मैं बताऊं, जब दो पार्टियों के बीच में विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए किसी न किसी को मध्यस्थता करनी होती है, करेक्ट। तो सवाल यह है कि सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता से संपन्न हुआ। ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन है IMF, ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति। तो इस एग्रीमेंट को किसने कराया था? तो मध्यस्थता किसने करी थी? तो मध्यस्थता करी थी भैया विश्व बैंक ने। विश्व बैंक, और ये विश्व बैंक जो है, याद रखें, विश्व बैंक को और क्या कहते हैं? विश्व बैंक का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, विश्व बैंक का वास्तविक नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। विश्व बैंक को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। अब एक सवाल बड़ा अच्छा है और वो एग्जामिनर मालूम कर लेगा। सवाल क्या अच्छा है? सवाल अच्छा ये बनेगा यहाँ से कि देखिए, जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो बीच में मध्यस्थता जिसने करी उसने भी सिग्नेचर करे। भाई बात बताओ, जब एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट में किसके सामने एग्रीमेंट हुआ था? उस एग्रीमेंट वाले आदमी के साइन होंगे या नहीं होंगे? तो सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक ने भी साइन करे थे, तो वर्ल्ड बैंक के उस समय अध्यक्ष कौन थे? वर्ल्ड बैंक ने जिस समय इस समझौते को कराया था तो उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? भाई जब समझौता कराया है तो किसके सामने समझौता हुआ था? विश्व बैंक के। तो उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? बोलो। अजय बंगा, है ना? उस समय अध्यक्ष थे, उनका नाम जरूर याद रखें, यूजीन आर ब्लैक सीनियर। यूजीन आर ब्लैक सीनियर। यूजीन आर ब्लैक दे जो कि ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेते नामों से, ठीक है, कि नामों का क्या महत्व है ना, इनके नाम ऐसे ही मिलेंगे। तो यूजीन ब्लैक सीनियर जो थे उस समय कौन थे? वर्ल्ड बैंक के। अच्छा, जब बंटवारा हुआ सिंधु के पानी को लेकर तो उस बंटवारे का आधार क्या रखा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही सिंधु ने बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया है, ठीक है। तो सिंधु जल समझौते के तहत 6 नदियाँ आती हैं। वैसे सिंधु में 7 नदी हैं, ठीक है, लेकिन जो भारत में बहती है वो 6 ये हैं, डबल एस के बीच में JCRB, ये 6 हो गई, ठीक है। ये जो नदियां हैं, ये वाली नदी ऊपर है सिंधु, जे से झेलम, सी से चिनाब, और नीचे भी 3 आ गई, आर से रावी, बी से ब्यास और एस से सतलज। यहाँ एस का मतलब क्या? सतलज। तो ऊपर की जो आपको 3 नदियाँ दिखाई दे रही हैं, ये बताया गया कि इनके जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, वो भी 50%।
क्योंकि ये नदियाँ सब भारत से गुजर रही हैं, तो इनके पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा 50%। हमने इन पर कोई बांध वगैरह बनाया नहीं, हमने कहा कि 50% का यार तो पूरे पानी जितना सिंधु का है तो खूब इस्तेमाल कर। ये जो नदियां हैं ये वाली, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आई। कौन सी? RVS, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये भारत के हिस्से में आई। तो ये जो बंटवारा हुआ तो इनको बोला गया है पूर्वी नदियाँ और इनको बोला गया है पश्चिमी नदियाँ। तो जो पूर्वी नदियाँ थीं वो पूर्वी नदियाँ भारत के हिस्से में आई। तो भारत के हिस्से में पूर्वी नदी आई और वो कौन कौन सी थी? 3 पूर्वी नदियों का अधिकार भारत को दिया गया। कौन कौन सी हैं वो 3? वहाँ से उठा लो। R से रावी, V से व्यास और S से सतलज। ये 3 नदियाँ किसके हिस्से में आई? बोलो, भारत के। तो पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन सी नदी आई? ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम पश्चिमी नदियाँ। जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। कौन कौन सी 5 नदियाँ आई? देखो, सिंधु के बाद में नाम आएगा झेलम और C चिनाब। ये नदियां किसके हिस्से में आई? बोलो। अब सुनो, एग्रीमेंट ये हुआ था कि ये जो नदियां हैं, ये वाली नदियां 3 नदी, इनके संपूर्ण जल का इस्तेमाल कौन करेगा? संपूर्ण जल का इस्तेमाल कौन करेगा? भारत करेगा। और ये जो नदियां दी हैं 3 नदियां पश्चिम की, इनके 20% जल का इस्तेमाल भारत कर सकता है अपने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, अपने सिंचाई के लिए, या पानी के पीने के लिए, नहर या बैराज बनाने के लिए। तो एक सवाल पूछा जाता है कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उस सिंधु जल प्रणाली में पश्चिम की जो 3 नदियां थीं उनके जल का बंटवारा किस आधार पर हुआ? उनके जल का बंटवारा किस आधार पर हुआ? पश्चिम की जो 3 नदियां थीं इनका जल बंटवारा कैसे हुआ? ये पश्चिम की जो 3 नदियां हैं इनका जल बंटवारा कैसे हुआ? तो इनका जल बंटवारा जो हुआ उसमें 2 देशों के बीच में हुआ था, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत को पश्चिम की नदियों का 20% जल इस्तेमाल करने का अधिकार है और 80% जल कौन इस्तेमाल करेगा भैया? पाकिस्तान। ये तो शहरी हैं हमारे पास में ये नदियाँ। अब सवाल ना क्वेश्चन में ऐसा बनता है कि आपको ये बताना है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको पढ़ के और उससे आप हिसाब लगा लेना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो कितना परसेंट है बताओ? 20%, बाकी 80% पाकिस्तान करेगा। तो इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने लिख लिए थे 2-4 सवाल आपको बताने के लिए। अब सवाल ये है, ये सब आपने नोट कर लिया यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर एक काम करना चाह रहे हैं, इस पेज को बदलना चाह रहे हैं और 1 मिनट का समय लगेगा, बिना देखे चीज़ों का रिवीजन करना चाहते हैं। तो सिंधु जल समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ है ना? सिंधु जल वितरण प्रणाली के तहत भारत और पाकिस्तान कितने कितने जल का प्रयोग करेंगे? भारत 20, पाकिस्तान 80। पूरब की 3 नदियां किसके हिस्से में आई? तो बताओ कौन सिंधु जल समझौते के तहत इनमें से कौन सी नदी भारत के हिस्से में नहीं है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। झेलम पाकिस्तान के हिस्से में। अब ठीक है,
सिंधु जल समझौते के समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हस्ताक्षर करे थे, यूजीन ब्लैक सीनियर या यूजीन आर ब्लैक सीनियर आप कह सकते हैं। एग्रीमेंट कब हुआ था समझौता? 19 सितंबर 1960 को। सिग्नेचर 3 लोगों के हुए, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजीन आर ब्लैक सीनियर। ठीक है, अब चलिए कुछ बातें हैं उनको देख लें। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत सिंचाई, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन, आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बीस प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है। अब ये जो सवाल लिखा है आपके सामने, अब इसमें क्या बात है? बात इसमें यह है कि कौन सी नदियों का 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। क्या सभी नदियों का? सभी नदियों में से 3 हमारे अंडर में है, पूरी तरीके से 100% पानी पर अधिकार है हमारा। तो बाकी जो पश्चिम की 3 है, उन 3 का 20% जल इस्तेमाल भारत करेगा। और ये 3 नदियाँ पाकिस्तान के अंडर में है, और वो है पश्चिमी नदियाँ। पश्चिमी नदियों के जल का 20%। और पश्चिम में 3 नदियाँ मैंने बताई हैं, सिंधु, उसके बाद झेलम, के बाद चिनाब। और पूर्वी नदियों पर अधिकार पूरी तरीके से भारत का है। चलिए, एक सवाल है, देखिए, सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद 8 के अनुसार स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। अब एक बात समझ लेना, सवाल ये आएगा कि बताओ सिंधु आयोग कब बना था? जब एग्रीमेंट होता है ना, तो उसकी कुछ धाराएं लिखी जाती हैं। तो इसकी एक धारा आर्टिकल है 8, जिसमें ये प्रावधान है कि एक सिंधु कमीशन बनेगा, उसे कहते हैं स्थायी सिंधु आयोग। अब सवाल ये, स्थायी सिंधु आयोग कब बना था? तो ये समझौते के समय बना था। किस समय इसका गठन हुआ था? समझौते के समय। और समझौता कब था? 1900। ये कमीशन क्या करेगा मैं आपको बता दूं। इस आयोग में इस आयोग की भूमिका क्या है, सुनिए। इस आयोग की भूमिका ये है कि दोनों ही देशों के जो सिंधु जल समझौते के अधिकारी हैं, वो हर साल क्या करेंगे? एक बैठक करेंगे। और बैठक में जो भी डिस्प्यूट होंगे, विवाद होंगे,
उन विवादों को वो क्या करेंगे, निपटा लेंगे। मामूली से विवाद हैं तो उन विवादों को निपटा दिया जाएगा। हर साल इनकी बैठकें होती हैं, कभी पाकिस्तान में होती हैं, कभी भारत में होती हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे एक प्रतिनिधि मंडल आता है, मान लो एक प्रतिनिधि मंडल सिंधु जल समझौते का भारत आया है, तो भारत की परियोजनाओं को चेक करके जाता है, या भारत को नई परियोजना बनाता है किसी नदी पर, कोई बांध बनाता किसी नदी पर, तो वो चेक करता। अगर उसे कोई दिक्कत होती है, आपत्ति होती है, तो वो उस पर अपनी बात रखते हैं कि हमें इस बांध से ऐतराज़ है, इससे हमारे हिस्से के पानी में कमी आएगी। भारत जाता है तो भारत भी इस तरीके की बातें रखता है। तो जो हल्के फुल्के मुद्दे हैं वो उन मुद्दों को इसके आधार पर क्या करा जा सकता है, निपटाया जा सकता है। तो सिंधु आयोग है, स्थायी सिंधु आयोग है, ये सिंधु जल समझौते की धारा 8 के तहत बना है और इसका काम है विवादों का निपटाना। और कोई देखिए कोई मुश्किल या हार्ड कोई विवाद है जिसका समझौता नहीं हो रहा है, तो समझौता कराया किसने था शुरू में, वर्ल्ड बैंक ने, उसी की मध्यस्थता में फिर वो मुद्दा जो है सोल्व होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 से लेकर, भाई पहला युद्ध हमारा उस 65 में हुआ, एग्रीमेंट के बाद ही हुआ वो भी। सिंधु जल समझौते के बाद क्या हुआ, पहला युद्ध हुआ 1965 में, फिर 1971 का युद्ध हुआ, वो भी इस एग्रीमेंट के बाद में हुआ। 1999 में कारगिल हुआ, वो भी इसके बाद हुआ। उसके बावजूद भी ये एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, ये टूटा नहीं है। तो आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी आता है कि कोई भी मुल्क, इसके प्रावधान है, कोई भी देश अपनी मर्जी से सिंधु जल समझौते से अलग नहीं हो सकता। कोई भी देश, पाकिस्तान चाहे कि हम सिंधु जल समझौते को नकार दें, नहीं नकार सकते। भारत कहे तो भारत भी अकेला सिंधु जल समझौते को नहीं नकार सकता, अकेला। इसका मतलब यह है कि इसमें इसके प्रावधानों को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब वर्ल्ड बैंक की मंजूरी होगी, वर्ल्ड बैंक से को बिठाया जाएगा, उसके सामने सब बातें होंगी। तो एक सवाल याद रखना, कभी कभी ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। देखिए, विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा सात सदस्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसे मध्यस्थता न्यायालय भी कहते हैं, जिसे मध्यस्थता न्यायालय भी कहते हैं। मतलब अगर स्थायी सिंधु आयोग से कोई डिस्प्यूट नहीं सोल्व हो रहा है, थोड़ा बड़ा डिस्प्यूट है, तो मध्यस्थता न्यायालय उसको सोल्व करेगा। सवाल आ सकता है कि मध्यस्थता न्यायालय में कितने मेंबर होते हैं? 7। और यह भी सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु जल समझौते से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन आएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन आएगा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन आएगा विश्व बैंक, ऑप्शन आएगा मध्यस्थता न्यायालय। तो 4 विकल्प हो गए। अच्छा सवाल है ये भी। तो मध्यस्थता न्यायालय करेगा। ठीक है। दुनिया का सबसे मजबूत नदी जल समझौता है ये। इसे सबसे मजबूत नदी जल समझौता क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि 3 युद्ध हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये एग्रीमेंट अपनी जगह है। वरना तुमने पता होगा, जो एग्रीमेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नहीं हो जाते? बहुत सारे समझौते रद्द हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको बनाया था, इस प्रावधान को वर्ल्ड बैंक लेकर आया था। और याद रखें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सब आपको बता दिए, आप इतना पढ़ लो।
यहीं से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थोड़ा इस बात पर निगाह रख लेना करंट अफेयर्स के मामले में कि जो सिंधु कमीशन होता है, हर साल कमीशन की बैठकें होती हैं। तो 2024 में कहीं गूगल वगैरह पर जाकर अगर कहीं चीज़ें मिलती हैं किसी नोटबुक में, तो ये देख लेना। मुझे सवाल याद आ रहा है कि ये ऐसा पूछा जा सकता है कि 2024 में सिंधु कमीशन की कौन सी बैठक हुई है। ठीक है, मुझे अभी याद आया है तत्काल सवाल ये कि ऐसा सवाल पूछ लेते हैं बैठक नंबर कौन सी थी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये सवाल छूट गया हमसे, ये और हो जाता तो सही हो जाता। ताकि मैं देख लूँगा, कल बता दूंगा मैं, जैसे भी स्थिति बनेगी इसकी, हो सकता है ऐसा सवाल पूछ लें। ठीक है, तो ये पूरा एग्रीमेंट हो गया आपके लिए। अब मामला क्या था, मैं आपको एक बात बताऊं। एक पेपर हुआ ASI का, हम सब लोग पढ़ के गए सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। हमने समझौता इतना ज़्यादा पढ़ लिया जैसे कि उस समझौते में वर्ल्ड बैंक की जगह हम ही थे, है ना। और एक सवाल वहाँ से आया कि फरक्का जल समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, या गंगा जल समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ था। मैंने कहा नदी समझौता तो आया है लेकिन कोई बात सिंधु की नहीं आई। तो गंगा जल समझौता भी एक, और वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेपर बनाने वाला भटक गया अपने टॉपिक से, अगर वो भटक गया तो समझ लो हम भी भटक जाएंगे फिर। इसलिए थोड़ा सा इस आर्टिकल में 2-4 बातें और ऐड करके चलो। करेक्ट, तो एक हेडिंग बना दीजिए आप, उस हेडिंग का नाम है गंगा जल संधि। गंगा जल संधि। अब देखो बेटा, पहला सवाल वही बनेगा, भाई गंगा जल संधि किन किन देशों के बीच हुई। ठीक है, तो गंगा जल संधि किन किन देशों के बीच हुई, तो बेटा एक देश भारत और एक देश है बांग्लादेश। अच्छा खुद बताओ, गंगा नदी जो है वो 2 देशों में तो बहती है, कौन कौन से, भारत और बांग्लादेश। तो गंगा जल समझौता अगर 2 देशों के बीच में होता है तो ये 2 देश होंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल ये बनता है कि गंगा जल समझौता जब हुआ था तो इस समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे PV नरसिम्हा राव। याद रखें किसके हस्ताक्षर हैं इस पर, तो PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। अच्छा, तो फिर बांग्लादेश की तरफ से किसने हस्ताक्षर करे थे, तो बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी उस समय, उनका नाम था शेख हसीना। शेख हसीना, है ना। बांग्लादेश के लोगों को लगा शुरू में कि जो काम सरकार कर रही है वो हमारे अनुकूल हैं, बाद में लगा कि हमारे खिलाफ है ना। इंटरनेशनल साजिश और तमाम वजह से आज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ठीक है, ऐसे तो हुआ। ठीक है, वहाँ पर अब अंतरिम सरकार काम कर रही है, जो चुने हुए लोगों की सरकार नहीं है बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों की सरकार है। देखो, चुने हुए लोगों में और चुनिंदा लोगों में फ़र्क है। ठीक है, तो याद रखें बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उस समय शेख हसीना ने इस पर हस्ताक्षर करे थे। अब सवाल ये निकलता है कि गंगा जल संधि या समझौता एक ही बात है, ये समझौता किस समय पर हुआ था। टाइम बहुत ज़रूरी है। गंगा जल समझौता किस समय पर हुआ था। अच्छा देखो, इसका जो समय है वो है बेटा 17 दिसंबर 1996।
तो 1996 आपको याद रखना है, ठीक है। और याद ये रखना है कि ये एग्रीमेंट हुआ था 30 वर्षों के लिए। याद रखें कितने सालों का समझौता था ये, 30 सालों का। 1996 में अगर 30 साल ऐड कर दोगे 96 में, तो 30 साल ऐड करके 6 और 9 और 3 12 है, बोलो इसका मतलब 2000। कौन सा समझौता अपने लास्ट चरण पर चल लिया है, बोलो 30 साल इसके पूरे हो जाएंगे 26 में। तो इसका मतलब या तो इस समझौते को दोबारा से रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ऐसा होता ना, बैठक करके इसी बात को आगे बढ़ा देंगे, या फिर ख़त्म हो जाएगा। भाई दो बातें हैं नहीं है। अगर करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के दो वजह होंगी। कितने वर्ष का एग्रीमेंट है? 30 साल का। 30 साल के बाद मामला ख़त्म, या ऐसा भी तो हो सकता है 30 साल से आगे इसको हम बढ़ा दें, ठीक है। तो कुल मिला के अब बढ़ते हुए हालात तो दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर बताया गया कि जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, है ना, वो भारत के फेवर में, भारत के पक्ष में, या यूँ कहें कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, तो दोनों एक दूसरे के साथ थे, तालमेल मिल लिया था। और अब जो है मामला वहाँ पर अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई है, तो हो सकता है कि ये मामला ख़त्म भी हो जाए। अब सवाल ये है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये समझौता कहाँ हुआ था? स्थान तो ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ था भैया? ये एग्रीमेंट नई दिल्ली में हुआ था। और पिछले वाले टॉपिक में थोड़ा सा ऐड कर लो, शायद मैंने वो एग्रीमेंट के बारे में बताया नहीं। कभी कभी आ जाता कि सिंधु जल समझौता जो था वो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, और कहाँ हुआ था। अगर स्थान पूछा हुआ पेपर में, एक बार थोड़ा सा ना बैक चले जाओ और इस सवाल को भी ठीक कर लो। स्थान इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो है कराची, और कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु जल समझौता जब हुआ था तो किस जगह पर तीनों पार्टियां मिली थीं? कहाँ? कराची में, ठीक है। वो रह गया, अच्छा सवाल था, पेपर में पूछा हुआ था। चलिए अब बात करते हैं इस वाले एग्रीमेंट की हम। ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ था? गंगा जल संधि वाला, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था भैया? नई दिल्ली में ये समझौता हुआ था, ठीक है। ये समझौता करने का कारण क्या था? कारण क्या था? तो याद रखें, हाँ, मतलब किस वजह से विवाद हुआ, विवाद के बाद में समझौता हुआ। फरक्का बांध, फरक्का बांध। देखो ये जो फरक्का बांध है ये किस नदी पर है? नदी है गंगा। फरक्का बांध जो है वो किस राज्य में है हमारा? तो पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक शहर पड़ता है मुर्शिदाबाद। कौन सा है? मुर्शिदाबाद शहर में है ये। और ये बांध किस समय बना था? ये बांध कब शुरू हुआ था? शुरू का मतलब इस बांध का निर्माण कब हुआ था? तो इस बांध का निर्माण हमने करा था 1975 में। कब करा था? 1900। अब सुनो, सुनने वाली बात है, बड़े काम की। सुनने वाली बात बेटा ये है, देखो मैं आपको बताऊं, गंगा नदी कुछ इस तरह से बहती है, ऐसा बहती गंगा नदी, ठीक है। तो ये गंगा नदी जो है ना, अच्छा आपको पता है कि हमारे यहाँ कलकत्ता बंदरगाह है, वो हुगली नदी में है। कहाँ है? हुगली नदी में है। तो गंगा नदी की एक ब्रांच जो है, यहाँ से शाखा जो फूटी है, वो हुगली नदी में जल भेजती है। ये हुगली नदी में है। तो हमने यहाँ बांध बना लिया, बैराज, पानी को हमने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता है कि पानी कम अगर होगा तो जहाज नहीं चल पाएंगे। भाई एक जहाज के 10 मंजिलों में से 9 मंजिल पानी के नीचे होती हैं, बोलो। और अगर उथला सागर है, उथली नदी है, तो उसमें जहाज नहीं चलते। तो हमने बांध इस वजह से बनाया था, फरक्का बांध,
कि हम यहाँ से पानी को डाइवर्ट करके हुगली नदी में भेज देंगे, ताकि साल के 12 महीने हमारा जो पोत है कलकत्ता वाला वो बेहतर काम करता रहे, उसमें पानी की कमी ना हो। जैसे गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब गंगा नदी यहाँ से टर्न करके आगे गई और वो बांग्लादेश में पहुँची और आपने यहाँ बांध बना लिया, तो आगे पानी की कमी हो गई नहीं हो गई। तो बंगाल ने बांग्लादेश ने इसका विरोध करा, यार ये गलत है। 1975 विरोध शुरू हो गया फरक्का बांध को लेकर, और वह विरोध जाकर शांत हुआ कब? 1996 में। उन्होंने हर मन से कहा कि भैया ये गलत है, देखो ऐसा ना करें, आपने पानी रोक लिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब विवाद होते हैं। तो ये विवाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार में जाकर सोल्व हुआ। अच्छा देखो, अब सवाल ये बनता है, जब कोई विवाद होता है तो विवाद का जब समाधान होता है तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। भाई विवाद को कैसे उसका समाधान करोगे? कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। तो बीच का रास्ता ये निकाला गया इस विवाद को लेकर। इन दोनों देशों में ये समझौता हुआ, इधर लिख देता हूँ मैं, इन दोनों देशों में समझौता ये हुआ, भाई जल को लेकर ही तो विवाद है। समझौता ये हुआ कि अगर 70,000 क्यूसेक से पानी कम है, मतलब 70,000 क्यूसेक पानी को नापने का एक पैमाना है क्यूसेक, ठीक है, उसे कहते हैं जल के बहाव, जल के बहाव की गति। तो वो कह रहे हैं, पहली शर्त ये रखी गई कि यदि 70,000 क्यूसेक से जल कम है, तब दोनों देश 50-50 जल का उपयोग करेंगे। मतलब 70,000 क्यूसेक या उससे कम पानी है तो दोनों देश क्या करेंगे? बोलो, 50-50 जल का उपयोग करेंगे। करेक्ट। अच्छा, 70,000 का 50% करोगे तो 35,000। 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा और 35,000 पानी कौन इस्तेमाल करेगा? वो कह रहे हैं कि अगर 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो जाएगा इस नदी में, देखो 75,000 क्यूसेक से अधिक जल होने पर अधिक जल होने पर 40,000 क्यूसेक जल का इस्तेमाल भारत करेगा। अब एक हिसाब तो लगाओ, कितना बच गया? 35 ही बचा। तो बांग्लादेश की एक बात याद रख लो, ये ना ज़्यादा रट्टा तो मारो मत ना। बांग्लादेश ने ये कहा, एग्रीमेंट जब हुआ तो बांग्लादेश ने कहा कि भैया हमें 35,000 क्यूसेक पानी दे दो आप, हम ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे, 35,000 क्यूसेक पानी दे दो। तो अब बात ये बनी कि मान लो 70,000, ध्यान रखना ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अगले पेज से समझा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गंगा के फरक्का बांध को लेकर जब दो देशों में एग्रीमेंट हुआ, एक भारत में और एक बांग्लादेश में, बांग्लादेश में एग्रीमेंट हुआ, तो एग्रीमेंट में बांग्लादेश ने कहा कि भैया हमें ना 35,000 क्यूसेक पानी दे दो आप। अब 35,000 क्यूसेक पानी आपको जब भी तो मिलेगा जब 70,000 आएगा।
बोलो। तो बांग्लादेश ने 35,000 क्यूसेक पानी की बात करी हमसे। तो हमने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हें 35,000 क्यूसेक पानी दे देंगे हम, लेकिन अगर ऊपर से 20,000 क्यूसेक आएगा तो गंगा में बाल्टी से पानी डालेंगे हम। अच्छा बात बताओ, एक आदमी ने कहा कि भैया ये आम का बाग हैगा, तुम तो इस बाग को ठेके पे ले लो और हमें जो है ना 10 कुंटल आम दे दियो बेचने के ताई। मैंने कहा एक बात बता भाई, अगर 5 कुंटल ही आए तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया, सवाल सुनने का है कि अगर 70,000 क्यूसेक पानी आता है, कितना, तो इसका बंटवारा 50% और 50%। 70,000 क्यूसेक से कम है तो लेस देन का चिन्ह लगा दिया मैंने। अगर 70,000 क्यूसेक से कम पानी आता है तो बंटवारा कैसे होगा, बोलो। 50-50% में हो जाएगा। 70,000 से क्यूसेक, मान लो 60,000 क्यूसेक पानी आया इस बार, ये इतना प्रभाव है 60,000 क्यूसेक का, तो 30,000 और 30,000, करेक्ट। अगर पानी 70,000 से और 75,000 के बीच में आता है, ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया है, तो हमने ये बात मान ली किसकी, बांग्लादेश की, कि हम आपको 35,000 क्यूसेक देंगे। तो 35,000 क्यूसेक किसको दे दिया हमने, बांग्लादेश को दे दिया। तो हमारे हिस्से में कितना बचा, बोलो। 40,000 क्यूसेक हमारे हिस्से में आ गया, ठीक है। अच्छा सवाल ये भी उठ सकता है कि भैया अगर इससे ज़्यादा पानी हो सकता है ग्रेटर देन हो जा, तो क्या करें, क्या 50-50 बांटेंगे। तो उन्होंने कहा हमारा 35 वाला दे दियो, बाकी तुम जितना पानी ऊपर से एक्स्ट्रा आ रहा है तुम उसका खुद इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब अगर 70,000 से कम है तो बराबर बटेगा। 60,000 क्यूसेक है 30,000, और अगर 70,000 और 75,000 के बीच में है तो बांग्लादेश को अपने हिस्से का चाहिए 75,000 क्यूसेक, 35,000 क्यूसेक, और बाकी जो बच गया और इससे भी ज़्यादा आता है तो भारत इस्तेमाल कर सकता है, और या वो बांग्लादेश को और एक्स्ट्रा जल दे सकता है। तो समझ में आ गई बात, पूरा एग्रीमेंट समझ में आ गया। अगर ये पूरा एग्रीमेंट आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो मैं एक बात और आपको नोट डाउन करा दूं। बात यह है, एक नदी जल विवाद है जो अभी भी चल रहा है, उसे कहते हैं तीस्ता जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद किन किन देशों के बीच में है, तो भारत वर्सेस बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश जिस राह पे चल लिया है, ठीक है, बांग्लादेश जिस राह पे चल लिया है उसे देखते हुए नहीं लगता कि विवाद थमने का नाम लेंगे, भारत के साथ में डिस्प्यूट बढ़ेंगे, ठीक है। जिस राह पे बांग्लादेश पड़ चुका है, अगर वो नहीं संभला तो फिर विवाद क्या होंगे, बढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ बढ़े हमारे, ठीक है। और उससे नुकसान भारत का क्या होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बांग्लादेश का ही होगा। ये विवाद आप याद रखें, तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। दो बातें और नोट डाउन कर लीजिए आप। देखो क्या होता है ना, नदियों के जल को लेकर एग्रीमेंट होते हैं। अब हमारे यहाँ 12मासी नदियाँ वो हैं जो हिमालय से निकली हैं, हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। तो या तो हमारे बाद में जो देश हैं हमने उनके साथ एग्रीमेंट करा है, या फिर उनसे जहाँ हमसे जो ऊपर के देश हैं उनके साथ में हमने एग्रीमेंट करा है। चाइना के साथ में हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है ऐसा, ठीक है। चाइना से ब्रह्मपुत्र आ रही है बड़ी नदी, सिंधु आ रही है, बाकी बड़ी नदियों में और कोई नदी नहीं है भाई। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ चाइना से आ रही हैं, बाकी तो सब हिमालय से निकली हैं, ग्रेट हिमालय से, चाहे वो नेपाल वाला हिस्सा हो या उत्तराखंड का हिस्सा हो या फिर हिमाचल वाला हिस्सा हो,
ठीक है। तो नेपाल के साथ में कुछ समझौते हुए हैं, वो दो एक नाम वैसे नोट करने हैं आपको। भारत नेपाल, भारत नेपाल नदी जल समझौते। अब इसमें क्या है कि ये जो जल समझौते हुए हैं ये दो मुल्कों के बीच में हुए हैं, एक भारत के और एक नेपाल के। बस आपको नाम नोट करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। जैसा है कोसी जल समझौता, कोसी जल समझौता, ये जो कोसी जल समझौता हुआ है ये हुआ है बेटा 1954 में। अब ये मत मुझसे पूछना कि भैया किस किस के बीच में हुआ है ना। कोसी जल समझौता किस किस के बीच में हुआ बताइयो? तो भारत और नेपाल के बीच में, करेक्ट। ऐसी देखो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल एक की पढ़नी थी, सिंधु जल समझौता। ये तो उसके उछल्ले सवाल हैं, कभी बाई चांस किस्मत ख़राब होती है तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। पता चला हम सिंधु पढ़ कर चले गए, वो नेपाल में बैठा, वहाँ से उठा लिया उसने सवाल कि कोसी जल समझौता कब हुआ था बताओ, या कोसी जल समझौता किस देश के साथ हुआ। ठीक है, ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन है नेपाल। तो हम श्रीलंका लगाई जाए। अरे तो कौन सी नदी, कोसी नदी कहाँ जा रही है? श्रीलंका तक है। अब तुक्के वाला तो लगा भी सके, है ना, जिसकी आंसर सीट इधर रखी है और है ना, हाँ क्वेश्चन पेपर इधर रखा है और आंसर सीट हाथ में है, तो कह रही है लगा दो 21 का बी। अभी में लिखा हुआ था श्रीलंका है, तो कोसी जल समझौता उसने बना दिया भारत और श्रीलंका के बीच में, जबकि श्रीलंका तक कोसी जा रही है ना, पता ना कौन सी पाइपलाइन से लेकर चला गया भला आदमी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सोचने वाला विषय है। उसके बाद हुआ गंडक जल समझौता, गंडक जल समझौता। गंडक को नारायणी कहते हैं, गंडक को नारायणी नदी कहते हैं। हाँ, इसी गंडक नदी पर बिहार में एक बांध है, त्रिवेणी नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर हाँ गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, ये समझौता हुआ था 1959 में, 59 में, हालांकि संशोधन हुआ था इसमें 1964 में एक बार। एक है महाकाली जल समझौता, ये महाकाली या शारदा, समझ में बात आ गई, शारदा को काली नदी भी कहते हैं ना, काली या महाकाली या शारदा जल समझौता। और ये एग्रीमेंट हुआ है नेपाल के साथ में, और ये समझौता हुआ है हमारा 1996 में। 1996 में पंचेश्वर बांध का नाम आपने सुना होगा, जो निर्माण अधीन है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखें, ये 1996 वाला है, ये 1959 का है और 1954 का है। तो ये नदी एग्रीमेंट हुए हैं किसके साथ में? नेपाल के। इतना पढ़ लीजिए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ASI के लिए क्या है? सिंधु जल समझौता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। अगर उससे सवाल बचा तो आएगा गंगा जल समझौता, और उससे भी बचा तो फिर आएगा नेपाल के साथ में जो एग्रीमेंट है। पहली बात तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, सिंधु जल समझौते पे सवाल निपटा देगा वो। सिंधु जल समझौता किस स्थान पर हुआ था? कराची में। चलिए भैया।